नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में किया 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। ममता सरकार पर किया हमला, कहा विकास के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है टीएमसी। पीएम मोदी ने बिहार को दी 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा बनाएंगे नया बिहार एक बार फिर एनडीए सरकार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा 5 दिन की रिमांड पर। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नहीं मिली राहत। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा हमलावर, कहा अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामे की जांच पर क्यों है ऐतराज। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को धमकी देने पर लगाई लताड़। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए 5,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 1,950 करोड़ रुपए की बांकुड़ा और पुरुलिया में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा पीएम ऊर्जा गंगा के तहत 1,190 करोड़ रुपए की लागत वाली 132 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर कोलकाता खंड का लोकार्पण किया गया। वहीं बर्धमान के तोपसी और पांडवेश्वर में सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत निर्मित 380 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के आरओबी का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित बनाना संकल्प है, जिसके लिए विकास से सशक्तिकरण, रोजगार से आत्मनिर्भरता, संवेदनशीलता से सुशासन का रास्ता सरकार अपना रही है। 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी। और वहीं प्रधानमंत्री ने दुर्गापुर में भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा में टीएमसी सरकार को राज्य की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पश्चिम बंगाल कभी विकास का केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति अलग है। नौजवान पलायन को मजबूर हैं और निवेशक टीएमसी के सिंडिकेट और गुंडा टैक्स से डर से आते नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे, लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, तो वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां संसाधनों पर माफिया का कब्जा है, वो बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। और वहीं उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सामर्थ्य है, राज्य में प्रतिभाशाली कौशल है, भौगोलिक दृष्टि से बंदरगाह और प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण है। जरूरत टीएमसी के गुंडा टैक्स और करप्शन क्राइम की दीवार गिराने की है। विकास के बीच में तृणमूल की दीवार ही असली बाधा है। जिस दिन
टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी, तभी असली परिवर्तन आएगा। मोतिहारी गांधी मैदान से प्रधानमंत्री ने बिहार को 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाएं दी। उन्होंने कहा कि समय पूर्व भारत का है और जिसके लिए विकसित बिहार बनना जरूरी है। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस को गरीबों का पैसा लूटने वाला, रोजगार के नाम पर जमीन हड़पने वाला और पिछड़ों के नाम पर राजनीति कर सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहने वाला करार दिया। भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। बिहार के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण, स्वचालित सिग्नलिंग, 4 अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ, NH 319 के मोहनिया पररिया खंड का उद्घाटन, दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का उद्घाटन, पटना में अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा, ये सभी परियोजनाएं बिहार में संपर्क को बढ़ावा देंगी, साथ ही स्टार्टअप और स्वरोजगार को भी बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी बिहार में रोजगार के नाम पर लोग जमीनें लिखवा लिया करते थे, लेकिन आज हालात अलग हैं। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। पीएम आवास योजना के 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के मौके पर प्रधानमंत्री ने चाबियां सौंपी। इसके अलावा 40,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी दौर था जब बिहार में लोग घरों का रंग रोगन करवाने में भी डरते थे। आप भी जानते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। बिहार के गरीब, किसान और महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक फंड जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता पिछड़े लोग हैं, लेकिन जिन्होंने पिछड़ों के नाम पर राजनीति की, वे सिर्फ परिवारों तक ही सीमित रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि भाजपा एनडीए सरकार ही बिहार का चौतरफा, बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कर सकती है और आगे भी करती रहेगी। मोतिहारी से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अमेरिका में आयोजित 21वें विश्व पुलिस एवं फायर खेलों में हिस्सा लेकर लौटे भारतीय दल के सम्मान में दिल्ली में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। खिलाड़ी जिन्होंने इतने ढेर सारे मेडल जीतकर भारत का नाम ऊपर किया है, उनके कोचेस और मेडिकल टीम सभी को हृदयपूर्वक मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात खेलना होता है। जीत और हार ये तो जीवन का नित्यक्रम होता है, परंतु जीतने का लक्ष्य रखना ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जीतने के लिए आयोजन करना वो भी हमारा स्वभाव होना चाहिए और जीतना हमारी आदत होनी चाहिए। और वहीं गृह मंत्री ने कहा कि 2029 में 22वें विश्व पुलिस एवं फायर खेलों का आयोजन भारत में होगा। उन्होंने पुलिस की सभी शाखाओं से इन खेलों में हिस्सा लेने का आह्वान किया। 22वां विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल यहाँ होने वाला है, भारत में होगा। जितने भी पुलिस बल देश के इस संगठन का हिस्सा है, इसमें से कोई न कोई कम से कम एक खिलाड़ी इस खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। सभी बलों में कम से कम 3 मेडल जीतने का लक्ष्य रखकर खेल तय कर आगे बढ़ना चाहिए। ये लक्ष्य रखकर अगर हम चलते हैं तो 29 में जब यहाँ खेल होंगे तो 613 का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आप स्वयं तोड़ दोगे और देश को और बड़ा सम्मान दिलाने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला केस में आज सुबह पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की, जिसमें उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अंबेडकर इंटरनेशनल में ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल के नेतृत्व में हुई सम्मेलन में HPCL, IOCL, IGL के निदेशक ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में पेट्रोल पंप मालिकों की तरफ से उनका विश्वास जीतने, पंप पर शौचालय की व्यवस्था रखने पर गहन चर्चा हुई। क्वालिटी क्वांटिटी को कैसे वो चेक कर सकते हैं, उनका क्या राइट है सर्विस का, और जैसे कि वो हमसे कुछ लेने आते हैं मतलब पेट्रोल डीजल, तो वो हमें भी कहते हैं हमें उनको क्या देना है, तो देने में उनका विश्वास भी उसमें शामिल है कि वो जब लें तो कुछ हद तक जो हमारे यहाँ पर एक ब्लैक शिप और एक गलत चीज़ के लिए पोर्ट्रेट किया जाता है पेट्रोल को, उसको कैसे वॉश आउट किया जा सके। और साथ साथ हमारे जितने भी और सुविधाएं हैं, चाहे वो टॉयलेट है, चाहे वाटर है, चाहे और जो चीज़ें हैं, वो कैसे ऐड किए जाए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पेट्रोल पंप और सड़क के संबंधों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बीते 11 सालों में सड़क परिवहन के क्षेत्र में हुए कार्यों पर अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 11 सालों में भारत में सड़क परिवहन का जला 92,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी 10,000 किलोमीटर से अधिक का नेशनल हाईवे बन चुका है, जहां परिवहन के साथ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भरपूर रोजगार मिले हैं। देश के अंदर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 92,000 किलोमीटर से 1,46,000 किलोमीटर पहुंचा है। और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर केवल कंक्रीट और बिटुमिन की रोड्स नहीं है, ये देश की लाइफलाइन है, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का एक सबसे बड़ा टूल है, जिसके कारण से आज अगर भारत विश्व की 4थी बड़ी इकोनॉमी बना है तो उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े हुए एलाइड फील्ड्स
जिसमें पेट्रोलियम बहुत बड़ा फील्ड है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। और वहीं गुरुग्राम में शुक्रवार को JITEM युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ने किया था। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शामिल हुए। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। इस यात्रा में युवाओं के लिए सही मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और नीति निर्माण की आवश्यकता है। इसमें सामाजिक संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और JITO इनमें से ऐसी संस्था है जहां नई तकनीक, विचार और नवाचार साझा किए जाते हैं। इस दिशा में JITO मिसाल कायम कर रहा है। अब देश में IIT और IIM की तर्ज पर IICT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी होगा। मुंबई में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने IICT कैंपस का उद्घाटन किया। ये संस्थान देश में क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। IICT एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर जैसे 17 विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए एक नेशनल हब बनेगा। मुंबई में IICT की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को सशक्त बनाने और उद्योग के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान ने पहले ही उद्योग की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण के लिए गूगल, मेटा, एडोब जैसी कंपनियों से समझौता कर लिया है। उन्होंने संस्थान को भारत के युवाओं को सशक्त बनाने और रचनात्मक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित एक ऐतिहासिक पहल बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि IIT और IIM के सिस्टम की तर्ज पर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का एक नया इंस्टीट्यूशंस की सीरीज बने। IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी आज की क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उन सबको हम नए स्किल्स दें, टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेनिंग दें, नए टूल्स दें और दुनिया में जो बेस्ट हो रहा है उसको हम अपने यहाँ पर भारत में लेके आए और यहाँ से नए इंक्यूबेशन, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजीज़ भी भारत से बने। उसी भावना के साथ, उसी उद्देश्य के साथ IICT की कल्पना की गई। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि IICT मुंबई के रचनात्मक क्षेत्र का मार्गदर्शन करेगा और इस दौरान फडणवीस ने NFDC कॉम्प्लेक्स के गुलशन महल में भारत पवेलियन का भी उद्घाटन किया और इसे भारत की समृद्ध रचनात्मक विरासत का सम्मान बताया। साथ ही वेव्स समिट के आयोजन में 150 करोड़ रुपए के सहयोग की घोषणा की। जैसा कि हम सब ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं एक कार्यक्रम में ये मंशा जाहिर की थी कि एक ग्लोबल इवेंट इंडिया होस्ट करे जो क्रिएटिव इकोनॉमी को एक नई दिशा दे। और मुझे बहुत खुशी है कि भारत सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार ने उसे बहुत ही यशस्विता के साथ मुंबई में संपन्न किया और उसकी एक वैश्विक गूंज भी हम लोग सुन रहे हैं। शुक्रवार को केंद्र सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दिल्ली के शास्त्री भवन में केंद्रीय मंत्री और रूसी राजदूत के बीच हुई ये मुलाकात कई मायनों में खास रही। ये चर्चा रूस में आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी पर केंद्रित थी। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली में सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं और इस दौरान कांवड़ियों का स्वागत भी भव्य तरीके से किया जाएगा। पिछले साल दिल्ली में जहां 170 कांवड़ कैंप लगाए गए थे, वहीं इस बार कांवड़ कैंप की संख्या 2 गुने से अधिक कर दी गई है। इस बार कुल 374 कांवड़ कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रियों को हर जरूरी सुविधा दी जा सके। कांवड़ियों के दिल्ली में पहुंचने पर वहां किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। देखिए।
सावन के पाक महीने को लेकर के कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। हरिद्वार से कलश में जल भर करके तमाम श्रद्धालु जो हैं वो अपने अपने शहर, अपने अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं। इस समय हम दिल्ली के पड़पड़गंज के इलाके के पास मौजूद है, जहां पर ये शिविर, यहाँ ऐसे कई शिविर आपको दिल्ली के हर जगह, हर रास्ते पे दिखेंगे जब ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। और ये देखिए तमाम जो भोले भक्त हैं ये यहाँ पर आए हुए। इन्हीं से जानते हैं किस तरह की व्यवस्था इनको दी गई है, कैसी व्यवस्था भोले मिल रही है। बढ़िया व्यवस्था मिल रही है, बड़े मजे आ रहे पूरे। कांवड़ के देख रेख वगैरह, खाने पीने की और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें बड़ा मतलब वो अच्छा मिल रहा है। इस शिविर में रुकते हमें 27-28 साल हो गए हमें भी। मतलब यहाँ पे देख रेख अच्छी है, मेडिकल सुविधा भी है। रोड के साइड में हम उन्होंने कच्ची एक पकड़डंडी भी बनाई है, जैसे भाई कावड़े को दिक्कत ना हो कि ट्रैफिक में कोई। मैं गंगोत्री से आया हूँ और बीकानेर जाऊँगा रेवाड़ी। बाबा की दया से बढ़िया, बिल्कुल एक नंबर को सफर निकाल रहे हो। बजरंगी, हर हर महादेव। कावड़ को लेकर के श्रद्धालु हैं, ये अपने अपने स्थान को जा रहे हैं। कोई बीकानेर, कोई राजस्थान, कोई अलवर, ये तो दूर दूर से आए हैं और दूर दूर तक इस शिविर में रुकते रुकते ये आगे जाएंगे। और जैसा इनका मानना है कि इस बार की जो शिविर व्यवस्था है वो पहले से बहुत बेहतर है। और यहाँ पर जो आपको खास व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर MCD के द्वारा फॉगिंग भी कराई जा रही है, स्प्रे भी कराया जा रहा है, यानी मच्छरों से भी इनको कोई दिक्कत ना हो। तमाम चीज़ें जो हैं वो इनको उपलब्ध कराई है। मेडिकल टीम यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ रखी गई है जो इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी। और एक इनके द्वारा एम्बुलेंस जो है, कैट की वैन भी यहाँ रखी जाएगी। अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो उनको हॉस्पिटल भी भेजा जाए। तो दिल्ली भी इस समय चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन भी पूरा समर्थन कर रहा है, पुलिस का भी इनको पूरा साथ मिल रहा है। और इसी तरह ये भोले की जो कांवड़ है अपने आगे की तरफ बढ़ रही है। अपने ये श्रद्धालु जो हैं आगे की तरफ जा रहे हैं और इस कांवड़ का जो है आनंद ले रहे हैं। कैमरा मॉन्टी के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 18 जुलाई को पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाती है। नई दिल्ली के गांधी स्मृति राजघाट में भी नेशनल मंडेला दिवस का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में न्यायमूर्ति G बालाकृष्णन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख रामलाल, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति उपाध्यक्ष विजय गोयल सहित विभिन्न देशों के राजदूत और प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के विचारों और योगदान को याद करते हुए वर्तमान समय में उसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता को व्यक्त किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में विभाग के प्रचार प्रमुख रामलाल ने कहा है कि कुछ लोग दूसरों के बनाए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन मंडेला ने एक अलग रास्ता बनाया और उस पर दुनिया चलती है। बात से दुनिया पीड़ित है। छोटी छोटी बातों पर इंटॉलरेंस दुनिया में दिखाई दे रही है। तब ऐसे महापुरुषों को याद करते हुए और दुनिया में सुख शांति का संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से जाए, ये बहुत आवश्यक है। वो आज इस फाउंडेशन की ओर से गया है और मैं आप सबके माध्यम से ये आशा करता हूँ कि जो भारत की संस्कृति है, जिसमें गांधी जी भी पले बढ़े थे, उसने पूरी दुनिया को हमेशा एक परिवार माना है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः का उन्होंने संदेश दिया है। तो भारत ने हमेशा दुनिया को जोड़ने का काम किया है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को बेहद सार्थक बताया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें भी बेहतर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए आगामी मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक के संसद में पेश होने का इंतजार है। DD न्यूज़ संवाददाता गौरव कुमार से ये खास बातचीत आप देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय कुश्ती एक बार फिर से परवान चढ़ रही है। चाहे सीनियर लेवल की बात हो या जूनियर लेवल, हर लेवल पे मेडल्स एक बार फिर से बरसने शुरू हो गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह मौजूद हैं। भारतीय कुश्ती फिर से
नए रूप में सामने, क्या कहेंगे? 2022 तक हमारे मेडल बहुत अच्छे आए थे। 2023 और 24 में हमारे मेडल थोड़े कम आए, लेकिन 25 में हमारे अंडर 17 के बच्चे, अंडर 23 के बच्चे, अंडर 20 के बच्चे, अंडर 15 के बच्चे एशिया चैम्पियनशिप में ये टोटल मेडल हमारे 80 मेडल आए हैं। टोटल मेडल 80 आए हैं, जो कि ये अपने में एक रिकॉर्ड है। अभी हाल में हमने देखा कि केंद्रीय कैबिनेट ने नई खेल नीति को मंजूरी दी, उसको किस तरह से देखते हैं? नई खेल नीति बहुत अच्छी है और उसका प्रभाव हम लोग को 2036 के ओलंपिक में देखने को मिलेगा और ये उम्मीद है कि 2036 के ओलंपिक में हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हिंदुस्तान टॉप 10 में आएगा। कुश्ती के जब से आप अध्यक्ष बने हैं काफ़ी हमें देखा चेंजेस भी मिले हैं, चाहे वो पहलवानों पर सख्ती क्यों ना हो, क्योंकि कम उम्र कई सारे ऐसे मामले सामने आए जहां पर पहलवानों ने अपनी उम्र छुपाई और उसके चलते वो बैन के दोषी पाए गए। तो इस कड़ी को और आगे किस तरह से ले जा रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर पहलवान अपनी उम्र अंडर 15, अंडर 17 में छुपाते थे। तो उनको हम लोगों ने 400 पहलवानों को ओवर एज की वजह से छांटा। 300-400 पहलवान जो अपनी गलत बना लिए थे, बर्थ बना लिए थे, उसको भी छांटा गया। और जिन लोगों ने फर्जी बनवाया था उसकी जांच भी एनडीएमसी में चल रही है। एनडीएमसी रजिस्ट्रार उसकी जांच कर रहे हैं, तो इसका असर आपको आगे देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें कि केंद्र सरकार जो है वो इस मॉनसून सेशन में राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक जो है वो लाने की तैयारी में है, कैसे देखते हैं? नई खेल नीति ये मानसून सत्र में तुरंत ही उसको पेश करेंगे। पेश करने के बाद हम लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जिस तरह से आईओसी की अपनी एक कहीं ना कहीं मतभेद है कि इसमें जो है जो नियामक आयोग है उसका गठन जो कि खेल प्रशासकों के लिए है, उसका वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब उसको एक बार पेश हो जाने दीजिए। पेश होने के बाद ही उस पर कोई भी प्रतिक्रिया हम लोग उसको पेश हो जाने के बाद ही देंगे। अब नए कलेवर में ये कुश्ती जो है वो न केवल सामने है, बल्कि हर जो पहलवान है जो इसमें अपना भविष्य देख रहा है वो न केवल अपने इस भविष्य को संवार रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय में देश के लिए मेडल जीतने का भी मादा रखता है। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।